Good morning everyone. Now today I am continuing the last chapter, that is solid state. तो solid state में हमने क्या कहा था कि आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा कि कुछ आपको 7 primitive unit cell in crystal बताना था, ठीक है। कल मैंने कितने पैरामीटर्स बताए थे? 6 पैरामीटर्स बताए थे। कोई भी आपका है जैसे क्रिस्टल है तो उसको डिफाइन करने के लिए लाइंस को मैंने ए, बी और सी डिनोट किया था और एंगल को मैंने क्या डिनोट किया था? हाँ, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये जो पीछे वाला जो एंगल हो गया वो हो गया गामा। इस तरह से अल्फा बीटा गामा को डिफाइन करेंगे। अब यदि इनकी लेंथ में डिफरेंस आएगा या इनके एंगल में डिफरेंस आएगा तो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है या यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है वो कितने प्रकार के इसमें दिए हुए हैं? 7 प्रकार के दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से डिफरेंसेस है वो देखिए। पहला है क्यूबिक है तो इसमें आप हम शॉर्ट नोटेशन में ही दे रहे हैं। इसमें ए और बी की लंबाई है, यानी ए और बी और सी इन सब की जो लेंथ है वो क्या है? बराबर है, ठीक है, सारा इक्वल है तो यानी क्यूब के फॉर्म में आ गया। और जो अल्फा बीटा गामा है वो भी क्या है? वो भी क्या है आपका? 90 डिग्री है। तो इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है टेट्रागोनल है। उसमें भी A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इसमें ए बी की तो लंबाई बराबर है लेकिन सी की लंबाई क्या है? छोटी या बड़ी हो सकती है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। ए और बी के बराबर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इन तीनों की जो लंबाई है वो सब डिफरेंट है, ठीक है। ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, लेकिन इनके जो एंगल है ये क्या है? सब बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, क्या है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और इसमें जो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की तो 90 डिग्री है और जो गामा है वो कितना है? 120 डिग्री है, ठीक है। यानी ये जो एंगल दो बराबर है लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या है? कुछ फैला हुआ है, ठीक है। 120 डिग्री है। जाहिर सी बात है कि वो सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा तिरछे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। जब एंगल आपका ज़्यादा है, ये एंगल 120 कर दिया, ये क्या है? थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, क्या है आपका? मोनोक्लिनिक। ऑन हो गया है ये, चल रहा है। अब इसमें A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C बट अल्फा बीटा 90 डिग्री और जो गामा है वो 90 डिग्री नहीं है, कोई और एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों की लाइन है वो डिफरेंट है। इसमें सिर्फ 2 आपके एंगल है वो सेम है, बाकी सारी चीजें आपकी डिफरेंट है। इस तरह से आप देख लीजिए मोनोक्लिनिक में है। अल्फा गामा शायद 90 है और बीटा 90। गामा है 90 नहीं है,
बस ये मतलब समझ लीजिए। अब क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब है कि वो 90 नहीं है, बस ये समझ जाइए। तो मोनोक्लिनिक में सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट है, सिर्फ जो सेम है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, वो 90 डिग्री है, ठीक है। फिर देन क्या है, 6 है। 6 में ट्राइक्लिनिक है, इसमें भी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा भी है, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसमें भी कोई चीज बराबर नहीं है, तो क्या आपका कहला रहा है, ट्राइक्लिनिक कहला रहा है, ठीक है। उसके बाद जो 7th है वो है आपका ट्राइगोनल, या इसको आप बोल सकते हैं रोम्बोहेड्रल। एक तो नाम भी है ना, एक दो नाम है, इन सब नाम को भी ध्यान दीजिए। अब ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछ लिया सिर्फ इससे पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाए, एक ही नाम नहीं, आप दोनों नाम याद करके रखिए, ठीक है। ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, तो इसमें क्या है आपका ABC ये तो इक्वल है, और अल्फा बीटा और गामा भी ये क्या है, नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। अब क्यूबिक में देखिए कितने आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक सबका प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा जितने भी हैं, लेकिन क्यूबिक में आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। एक मिलेगा बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, फेस सेंटर्ड मिलेगा। कल याद है मैंने बॉडी सेंटर्ड क्या कहा था, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है या पार्टिकल है वो सेंटर पे होगा, और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, इनकी जो दीवार है, ठीक है, ये जो वॉल है इस पे पाया जाएगा। तो कितनी होती है क्यूब में वॉल, 6 होती है, ठीक है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3, क्यूबिक के 3 बनेंगे, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए आप, ये बने हुए हैं इस तरह से, तो इनके क्यूब के कितने हैं पॉसिबल, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो टेट्रागोनल है उसमें 2 बने हुए हैं। एक देखिए आपका प्रिमिटिव हो गया, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लेन स्ट्रक्चर हो गया, वो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा वाला क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, एक पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके टेट्रागोनल के कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरह से ऑर्थोगोनल के कितने हैं, 4 है। ऑर्थोगोनल में देखिए एक तो प्रिमिटिव हो गया, इधर देखते जाइए आप लोग, ये प्रिमिटिव हो गया है ना, फिर ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, एक एटम पाया जा रहा है, फिर ये इसकी फेस पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये फेस सेंटर्ड हो गया, और ये हो गया ऑपोजिट वॉल पे पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये कमरा है समझ लो, तो एक इस दीवार पे एक इस दीवार पे है, ठीक है। तो ऑपोजिट पाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, साइड सेंट्रल या एंड सेंटर यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके कितने पाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसके पाए जा रहे हैं, ऑर्थोरोम्बिक के पाए जा रहे हैं, जो है 4 है। इसके बाद हेक्सागोनल है, इसका भी सिर्फ प्रिमिटिव है एक, फिर मोनोक्लिनिक है, इसका भी कितना है, 2 है, ठीक है। इसमें प्रिमिटिव और साइड सेंटर है। फिर आपका क्या है, ट्राइक्लिनिक है, इसका भी प्रिमिटिव है, और ट्राइगोनल है। जितने नंबर मैंने लिखे हैं सबको जोड़िए, कितने हो रहे हैं, 14 आ रहे हैं। इन 14 को क्या बोलते हैं, इन 14 नंबर्स को क्या बोलते हैं, ब्रेवियसिस लैटिस, ठीक है। इन चारों नंबर, इन सबको जोड़िए आप, 1 2 4, ठीक है, इसका 1, ये सारे नंबर जोड़िए जो मैंने अभी लिखे हुए हैं, तो कितना आएगा टोटल, इनका क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। इन 14 नंबर्स को क्या बोलते हैं आप, 14 ब्रेवियस लैटिस, ठीक है, 14 ब्रेवियस
लैटिस। हाँ, किस बेसिस पे दिया हुआ है जरूर होगा, कुछ साइंटिस्ट का नेम ही होगा। ब्रेवियस लैटिस, ये जो पूरे हैं इनको मिला करके बोलते हैं। ये 3D लैटिसेस में दिए हुए हैं। तो ये पूरी हमने कितनी देखी थी, 7 यूनिट सेल है। 7 यूनिट सेल से हमने 14 ब्रेवियस लैटिस शो किए हैं 3D स्ट्रक्चर में। चलिए आइए अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन कि कौन से एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। इतना समझ में आ गया ना? Number of atoms in unit cell. Number of atoms in unit cell. किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको देखते हैं। ठीक है, यूनिट सेल मैंने बताया था ना, क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल है तो उसकी जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे और उन एटम्स का कितना उस सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव वही है आपकी, हम कितना पार्ट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहाँ पाया जाएगा, दैट विल फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर में पाया जाएगा। ठीक है, तो एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल के अंदर, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 1/8। और यदि इन सब को 1/8 को मिला लें तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, है 8, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 1/8 पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सब दूसरी सेल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 4 ऊपर हो गई, 4 नीचे हो गई। ठीक है, तो इसका 1/8वां पार्ट है किसी भी पार्टिकल का उस सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यदि 1/8 इन सबको मिला दो तो कितना मिल जाएगा, मिल करके ये पूरा एक पार्टिकल आपका बन जाएगा या एक एटम बन जाएगा। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो आपके 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है, दूसरा क्या है आपका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, BCC। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या हो गया,
कि एक आपका एटम पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो सेंटर पे पाया जा रहा है इसका तो कहीं कंट्रीब्यूशन है नहीं, ठीक है। ये सेंटर पे पाया जा रहा है, इसका कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम ने कंट्रीब्यूट किया? ये वाले तो था ही, ठीक है। ये 8 कॉर्नर का तो था ही, उसका एक आया था और फिर ये एक एटम ये पूरा आ गया, इसका ये पूरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ गए नंबर ऑफ एटम्स? 2 आ गए, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? कितने नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया? 2 एटम का हो गया, ठीक है। इसके बाद है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मैंने क्या बताया था कि इसके वॉल पर है, ठीक है, और 2 आगे है 2 पीछे है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए यहाँ पे? 4 तो चारों ओर हो गए और आगे पीछे मिलाकर के कितने हो गए? 6 एटम्स है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन कितना है वॉल में? आधा है, ठीक है। तो आधे आधे आप 6 एटम मिलाइए तो कितने हो गए? 3 एटम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो कितना हो गया? 3 एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया। और ये जो कॉर्नर वाले थे उनका मिला करके हमने कितना निकाला था? 1 निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 4 हो गया, ठीक है। क्लियर है? यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो YouTube में एक वीडियो है स्कॉलर विंग, नोट कर लीजिए, स्कॉलर विंग है, उसमें बहुत अच्छा एनिमेट करके हर चीज एक्सप्लेन की गई है। स्कॉलर विंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मैम एंड सेंटर भी तो रहता है। हाँ, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर वाला हो तो गया, बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया और प्रिमिटिव हो गया, एंड सेंटर एंड सेंटर रह गया है। तो एंड सेंटर में सामने सामने ही है तो एक ही तो हुआ उसमें एटम, है ना। एक कॉर्नर का मान लो और एक उसका मान लो, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? 2 हो गए। तो इसके भी निकले हैं। 2 इसके भी हो गए। हाँ, बॉडी सेंटर का सेम हो गया और आपका जो एंड सेंटर हो गया उसका भी सेम हो गया, दोनों का 2 आ गया, ठीक है। इस पे बेस्ड आप लोगों का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो इस पे बेस्ड आप थोड़े से सवाल देख लीजिएगा कि उसमें दिया हुआ है ABCD करके दिया रहता है कि एक फेस सेंटर्ड है, क्यूबिक सेंटर है, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका आप फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। इस पे आधारित छोटे छोटे सवाल रहते हैं तो उसको देख लीजिएगा आप। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग में है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है। इसमें हम एटम को एक स्फीयर के फॉर्म में मान रहे हैं, तो इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो सिंगल लाइन में होगा, ठीक है। ये 1 डायमेंशन आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में। और ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा
कोई भी एटम है वो बगल बगल वाले को टच कर रहा है, ठीक है, तो इसको मान ले, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 से क्या मतलब है कि ये जो एटम है वो 2 नेबरिंग एटम को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यही कोऑर्डिनेशन, यदि यही क्लोज पैकिंग है, यदि हम किसमें देखें, 2 डायमेंशन में देखें, ठीक है, यही सेम पैकिंग हम किसमें देखें, यहाँ पर 2 डायमेंशन में देखें, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। ये आपका 2 डायमेंशन में पैकिंग हो गई। और इस तरह की जो पैकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, अब इनके यदि सेंटर को आप ले लीजिए, तो ये और सेंटर को जोड़ दीजिए, तो किस तरह का आपका ज्योमेट्री आ रही है, स्क्वायर शेप आ रही है, ठीक है। तो स्क्वायर शेप आने की वजह से इसको क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल, ठीक है। ये जो पैकिंग होगी इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम है इसलिए इसको बोलेंगे ए टाइप, ठीक है, ए टाइप होगी। अच्छा, कल जो ग्रुप में मैसेज शेयर किया गया था कि आज जो है सुबह 9 बजे से कमिश्नर लखनऊ आलोक रंजन सर वो बच्चों को संबोधित करेंगे, ग्रुप पे शेयर था है, तो आप सबने लॉगिन करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। आप बताइए योजना की साइट पे जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही साइट, उसी साइट पे तो है। हाँ, मैंने तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने इसलिए ग्रुप में शेयर किया था कि आप सबको आसानी हो, कोई अलग साइट नहीं है, ठीक है। जो अगर मोबाइल लाए हो एक बार जो है मतलब उसमें अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार तो फिर क्लिक कर दीजिएगा, भले क्लास खत्म होने के बाद बीच में आप ऐड हो जाइएगा, हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम अपने कोचिंग के बच्चे तो उसमें ऐड हों, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न क्या था, ए टाइप है, और यदि यही अरेंजमेंट है, जो दूसरा टाइप है वो क्या कहलाएगा, ए बी टाइप कहलाएगा। उसमें जो आपका 2D स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ये आपका एटम्स का अरेंजमेंट है, तो जो सेकेंड लेयर होगी वो इसके ग्रूव में होगी, ठीक है। अभी हम देख रहे थे ये इसके बिल्कुल टॉप पे था ये एटम, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप हो रहा है उसमें क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट इनकी ग्रूव्स में हो रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपकी ए लेयर हो गई और जो दूसरी आई वो बी हो गई, तो ग्रुप में बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इस तरह का जो अरेंजमेंट होता जा रहा है ऑल्टरनेट, ए लेयर बन रही, बी लेयर, फिर ए लेयर, तो ये जो आपका टाइप हो गया वो क्या है, ए बी टाइप हो गया। और इसमें जो आप यदि आप इनको मिलाइए इनके जो सेंटर, तो क्या बनेगा आपका, हेक्सागोन बनेगा, ठीक है, हेक्सागोन बन रहा है। तो ये किस तरह की पैकिंग कहलाएगी, हेक्सागोन क्लोज पैकिंग कहलाएगी, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
2 डायमेंशनल में है। टू डायमेंशनल में, अब 3 डायमेंशनल में देखिए 1 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, अब 3 डायमेंशनल में है। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो इस साइड से आप और देख करिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गई। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल में क्या है आपका, यदि इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है, एक के ऊपर एक एटम लगा हुआ है, तो वो किस टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ए टाइप हो गया। ठीक है, और उसमें जो बीच में होल बनेगा, होल को क्या बोलते हैं, जो खाली जगह बचेगी वो क्या कहलाती है, इनके बीच की जो खाली जगह बचती है वो क्या कहलाती है, वॉइड्स इनको कहते हैं। ठीक है, वॉइड्स कहते हैं। और इनका जो वॉइड्स का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ए टाइप तो आपका हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका क्या अरेंजमेंट होगा, जब ग्रुप्स में, ठीक है, यहाँ जब गड्ढे में ये जो बीच का 2 एटम के बीच में स्पेस है, इसके बीच में आपका आ रहा है, तब क्या बनेगा आपका, ए बी टाइप बनेगा। ठीक है, टाइप इन 3 डायमेंशनल। अब बात क्या है कि जो एम्प्टी स्पेस है, इन जो एटम्स के बीच की जो एम्प्टी स्पेस है उसको आप क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। और इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 3 एटम है, ठीक है, ये 3 एटम है, तो इनके बीच की जो स्पेस क्या है, ये है कि नहीं है, इसको क्या बोलते हैं आप, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आप एक एटम रख दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर एक आप एटम रख दीजिए। ये सोचिए बेस पे 3 एटम लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपने एटम रख दिया, तो जो वॉइड की ज्योमेट्री आएगी वो किस तरह की आएगी, शेप किस तरह का होगा, है नहीं, ऊपर भी तो आ गया, एक ऊपर से लगा हुआ है, तो इस तरह से नहीं हो गई ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जो ज्योमेट्री आई वो आपकी टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? कि नीचे आपकी समझ लीजिए 3 बॉल है और बीच में जो छेद आपका बना उसके ऊपर आपने एक बॉल और रख दी। ठीक है, और सभी बॉल के सेंटर पॉइंट्स को आप मिलाइए, तो जो शेप आएगा वो क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। ठीक है, इसी में अंदर अंदर कई शेप्स दिए हुए हैं। एक दूसरा शेप है वो है ऑक्टाहेड्रल है। दूसरा शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अब जैसे कि आपकी 3 बॉल है, ठीक है, इसमें जो शेप आया वो क्या है, अभी इस तरह से है? इसके ऊपर आप
3 बॉल और रख दीजिए। ठीक है, तो ऊपर भी जो शेप आएगा वो भी क्या आएगा, इस तरह से आएगा। अब इनके ग्रुप्स में आप नहीं रख रहे हैं, अभी तक तो ये जो मैंने रखा वो ग्रुप में रखा था। ठीक है, बीच में जो स्पेस आई थी उसके ऊपर बॉल रखी थी मैंने, है ना। अब ये क्या हो रहा है कि इसके जस्ट ऊपर आप रख रहे हैं, ये इस तरह से इसके ऊपर जस्ट रख रहे हैं, तो ऊपर भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इन ट्रायंगल को आप मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। जो एम्प्टी स्पेस है उसका शेप क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। सभी बॉल्स के सेंटर पॉइंट को आप मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो शेप जनरेट होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कौन कौन सा होता है, तो 2 तरह के आपके वर्ड्स निकले। एक हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है, पहला क्या है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड, जो कि मैंने ये बता दिया, और दूसरा आपका क्या आया वर्ड्स, और दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने आपको बता दिया ना लिंक, आप उससे देख लीजिएगा तो पूरी अच्छी तरह से उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें पिक्चर में भी ये शो कर रहा है, ठीक है, बोर्ड में नहीं क्लियर हो रहा। क्या हो रहा है, हैं? चलो बाहर निकलो, उठो, जाओ बाहर। तो ये देखिए जो बॉल थी, 3 बॉल थी, उसके जस्ट ऊपर 3 बॉल रखी है ना, एक 3 नीचे स्फीयर है, अलग डिफरेंट कलर से दिखाया है, और उसके ऊपर जो आए हैं उनको डिफरेंट कलर से दिखाया है। तो नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर भी ट्रायंगल बन रहा है, और जब इन दोनों ट्रायंगल को आपने मिलाया तो क्या बन रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा है। तो वर्ड्स कितनी तरह के हो गए आपके, 2 तरह के हो गए, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। अब देखिए और भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। अब जो आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं उनको किस तरह से कवर किया गया है, ठीक है, तो और देखिए कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब इसको किस तरह से कवर किया गया है, ये आपका क्या है टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। अब इसके ऊपर ही आपने यदि हेक्सागोनल वर्ड, ठीक है, यानी इस एंगल के ठीक ऊपर आप देखिए ये क्या आ रहा है, कवर कर रहा है ना, ये एटम जो है इसको बंद कर रहा है। ये जो आपका स्पेस आ रही है, ट्रायंगुलर शेप आ रहा है, वो इसको ये क्लोज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आ रहा है ये आपकी बी लेयर है, ये ए लेयर है, और जो ए लेयर है वो फिर से आपकी ये इस तरह से है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपका ये बी लेयर है। तो ए बी टाइप की लेयर है। और यदि आप इनको मिला दीजिए, इन शेप्स को आप मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपकी कौन सी पैकिंग आ जाएगी, वो होगी
हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग होगी। इसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा क्योंकि बोर्ड में उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। देखिए आपकी ये है एक ए लेयर है, ठीक है, ऑरेंज से शो किया गया है, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, फिर आपकी क्या है, बी है, बी आपकी डिफरेंट है, फिर ए है, फिर बी है। तो ये देखिए ये हेक्सागोनल पैकिंग है। ठीक है, इसके ऊपर ढक दिया है इससे जो ट्रायंगुलर वाला वर्ड्स है इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर देखिए ये एटम आ गया, क्लोज कर दिया है इस ट्रायंगुलर को। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको क्या कहा है इन्होंने, हेक्सागोनल पैकिंग कहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहला रहा है, हेक्सागोनल पैकिंग कहला रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और है, इसमें देखिए थोड़ा सा और डिफरेंट है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। ठीक है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर ये आपका हेक्सागोनल है, फिर आपका ये ट्रायंगुलर वर्ड्स है। अब देखिए यहाँ पे जो होल है इसके ऊपर आपका होल ही है, तो यानी बीच में जो क्या बनेगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्या है आपका हेक्सागोनल है, तो यानी इस जो होल है उसको कवर ये कर रहा है। तो ये 4 लेयर में इसको शो किया है, तो इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट दिया है। ये ए हो गई लेयर, ये बी हो गई, ये सी, और फिर ये ए आ रही है, रिपीट हो रही है। तो ये किस टाइप का हो गया, ए बी सी टाइप का हो गया। तो इस तरह की जो पैकिंग है उसको क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी शो किया, ये हेक्सागोन है, उसके ऊपर ये आया, फिर उसके होल को क्लोज कर रहा है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहा है इन्होंने, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग दूसरा आपका हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, एफसीसी भी बोल सकते हैं। ये सीसीपी हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, दोनों नाम याद करके रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ये दूसरा वाला जो था वो आपका कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। पहला वाला था ये कवर किसको कर रहा था, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहा था, और जो दूसरा वाला है वो किसको कवर कर रहा था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। ठीक है, तो जो बीच में आपका जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है वो ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है उसको क्लोज कौन कर रहा है, ये आपके हेक्सागोन वाले क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। What is the formula of a compound? हाँ, क्वेश्चन लिखिए। What is the फॉर्मूला? क्या करना है आपको, फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड in which the element Y forms CCP लेट CCP क्या हो गया आपका, CCP, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, FCC भी बोल सकते हैं।
atom of X element occupy 2/3 of octahedral voids. ठीक है, चलो भाई आओ, किसको कहा था क्वेश्चन करने का भी, चलो क्वेश्चन का आंसर करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दिया है उसका क्या फॉर्मूला होगा जहां पर कि इन विच द एलिमेंट y फॉर्म्स, जो एलिमेंट y है वो क्या फॉर्म कर रहा है, CCP लैटिस यानी क्यूबिक क्लोज पैटर्न है, या क्या कह सकते हैं आप इसको, और जो X है एलिमेंट ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो चलो तुम चलो, उठो, कौन करेगा हैं? हम तो सब कुछ करेंगे, तो तुम किस काम के लिए बैठे हो, यही करने के लिए। चलो कौन कर रहा है, क्या निकलता है? X2Y3 है, चलो कर के बोलो। FCC पैटर्न है ना, FCC पैटर्न है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। FCC पैटर्न हो गया ना, तो फेस सेंटर क्यूबिक हो गया, तो कॉर्नर पे तो है ही एटम्स है ना, और प्लस फेस पर भी 6 फेस है आपकी, तो 3 ये हो गए और कॉर्नर का 1 हो गया, तो मिलाकर के कितने हो गए, 4 हो गए। और हमेशा जो क्या कहते हैं बड़ा एटम होता है वही कॉर्नर पर होता है, ठीक है, और जो वॉइड्स पे कौन होते हैं, स्मॉल एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट X कितने हो गए, अब क्योंकि 2/3 इसका कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो 2/3 इंटू 4 कर दो, तो कितना आ गया, 8/3 आ गया, ठीक है, 2/3 इसका कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो 8/3 हो गया, तो रेशियो कितना आया, 8/3:4 का रेशियो आया। इसको सिंपल आप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2:3 आएगा। ठीक है, इसको करके देखिए। आपको क्या है, FCC पैटर्न है,
1 और 3 को मिला दो 4 एटम ही तो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और जो 4 एटम है, एटम X एलिमेंट ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। इसका जो है 2/3 पार्ट है, क्या हो गया आपका ये आ गया आपका 8/3, ठीक है। तो X और Y का जो कंट्रीब्यूशन हो गया इसको आप और इजी करिए। ठीक है, एक दूसरा सवाल लिखिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड in which the element Y forms CCP pattern and atom X occupy का ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल में जितने n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो यदि आपका ऑक्टाहेड्रल पैटर्न होगा तो उसमें नंबर ऑफ वॉइड्स भी n होंगे, ठीक है। और यदि यही आपका वॉइड्स टेट्राहेड्रल होगा तो कितना होगा 2n, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखिए सीसी पैटर्न है, तो नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने हो गए, यूनिट सेल में नंबर ऑफ वाई एटम कितने हो गए आपके 4 हो गए, ठीक है, क्योंकि एफसीसी पैटर्न है, मैंने अभी ये कैलकुलेट किया था। अब ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मैंने बताए हैं, कितने बताए हैं 2 into n बताया, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, और n कितना है आपका 4, जितने नंबर ऑफ मैंने क्या बताए थे एटम होंगे उतने ही आपके वॉइड्स होंगे। ये किसी केस में है, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में है, और ये किसी केस में है टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 4 थे, अब जो नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो गए 2n हो गए, यानी 4 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब इसका क्या कर रहा है 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो
तो इसको क्या करेंगे, इंटू 1/3, 8/3 आपका हो गया। तो x/y का रेशियो क्या हो गया आपका, जो आपका y कितना निकाला था मैंने 4 था, और ये कितना निकाला था 8/3 निकाला था। अब इसको आपने इजी किया, ये कितना आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2:3 आ गया, तो x/y दिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इस पे बेस्ड और भी सवाल हैं, इनको आप करके देखिएगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या हो रही है कि कोई भी आपका सॉलिड है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस को कितना परसेंट पैक कर रहे हैं और कितनी आपकी जो वेकेंट स्पेस है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी सॉलिड है, उसमें जो आपके एटम्स होते हैं उनकी पैकिंग मतलब कि कितनी क्लोज है और वो कितनी एम्प्टी स्पेस छोड़ रहे हैं, उसकी की एफिशिएंसी को आप क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अभी आप अलग अलग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कौन कितने परसेंट एरिया को क्लोज कर रहा है और कितने परसेंट एरिया वो खाली छोड़ रहा है। ठीक है, कितना पैक कर रहा है उसको, कितना भर रहा है। ठीक है, इसके थ्रू, एटम्स के थ्रू। तो इसी की आप कैलकुलेशन करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं आप, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल। इट इज द परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particle। पार्टिकल आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आपका क्या, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन्स हो सकता है, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, आप पॉइंट्स भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग केसेस में देखेंगे कि कितना कितना परसेंट ये ऑक्यूपाई कर रहा है। सिंपल क्लोज पैकिंग में देखते हैं, पहला देखते हैं,
इसमें क्या लिया है इन्होंने, एक ये डायगोनल बनाया है, फेस डायगोनल है, ठीक है। जो आपकी 6 सरफेस है उसमें एक इन्होंने सरफेस को कंसीडर किया है, ठीक है। और इसमें ये इसको ऑक्यूपाई किया है 3 एटम्स के थ्रू, ठीक है। डायगोनल फेस का डायगोनल लिया हुआ है। अब डायगोनल लिया है तो आपका क्या बन रहा है, ए क्या है आपका, ए है बी, और जो एंगल बन रहा है ए बी सी और ये डी है। एज ली है, एज को इन्होंने क्या माना है, ए माना है, ठीक है। ये जो डायगोनल बन रहा है इसको क्या माना है इन्होंने, बी माना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है ना, जी है, उसी के बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। ए क्या है आपका, एज ऑफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज यूनिट सेल, ठीक है। एज क्या होता है, किनारा होता है, इसकी जो साइड होती है, कोई भी यूनिट सेल की साइड को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। ई डी जी ई। और बी क्या है आपका, फेस डायगोनल है, अब जो आपका एंगल है, एंगल क्या है आपका, ए बी और सी है, ठीक है। ए बी सी, इसमें कैलकुलेट किया गया है लेंथ को, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आप एंगल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसको और आप सिंपल फॉर्म में अब लिख लीजिए, तो ये क्या हो गया, ए सी क्या है आपका, क्या माना है हमने, बी माना है, ठीक है। और ये एच क्या है, किनारी जो है वो क्या है, ए है ना। सब क्योंकि क्यूब है, क्यूब में तो सारी एज बराबर ही होगी, सब ए ही होगी, तो ये क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या आ गई, √2a आ गई, ठीक है, सही है ना। अब देखिए इनकी रेडियस निकालिए। इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है, ये एक स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है, ये है। इस रेडियस को क्या माना है इन्होंने, r माना है, ठीक है। r इज द स्फीयर, तो यहाँ पे क्या है, AC क्या है, किसके बराबर है, B के बराबर है, और B किसके बराबर हो गया। अब यहाँ पे रेडियस देखिए कितनी हो रही है 1 2 ये 3 और ये 4, R R R R, ठीक है। 4 टाइम्स हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये किसके बराबर हो गई आपकी, 4R के बराबर हो गई। और ये b किसके बराबर है, √2a के बराबर है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू a √2, ठीक है।
क्या वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू हमने इससे निकाल ली। कितनी आ गई है रेडियस की वैल्यू, a/2 √2 आ गई। अब इसी तरह से वॉल्यूम निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल इज CCP, ठीक है, इज इक्वल टू 4। टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, अब 4 आपके स्फीयर है तो 4 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³, ठीक है। कोई भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3/r³ होता है। अब चूंकि यहाँ पे कितने स्फीयर है, 4 स्फीयर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और कोई भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू a³ होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2√2 r³ हो गई। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब/4 स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, इसको नोट कर लीजिए। ये हर में आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर, यानी जो टोटल वॉल्यूम है किसने ऑक्यूपाई किया है, 4 स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो आपने कैलकुलेट किया है टोटल वॉल्यूम स्फीयर का कितना कैलकुलेट किया है, यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम, 4 स्फीयर का आपने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया है वो किया है 4 × 4/3 πr³ कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला होते हैं, जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी, स्फीयर का पढ़ा होगा, तो ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। और जो हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाला था, क्यूब का वॉल्यूम क्या निकाला था, a³ निकाला था। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2√2 r³। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 7.4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 74। तो यहाँ पर जो पैकिंग है वो कितनी आ रही है, 74% आपका पैक है। किसके थ्रू पैक है, एटम्स के थ्रू पैक है। और बाकी कितना 26% स्पेस कितनी है, वो एम्प्टी है या वॉइड्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या शो कर रहा है, जो टोटल स्पेस है उसकी फिलिंग को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC भी है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको देखिएगा। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी देखिए आप,
फिर उसके बाद क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्योंकि आज ही लास्ट लेक्चर है, आज ही ख़त्म करना है, इसलिए मैं भी क्या कर सकती हूँ, हर एक का तो डिटेल में नहीं बता सकती, एक मैंने बता दिया, इसी पैटर्न का और भी है, ठीक है। अब जो BCC है उसमें देखिए जो पैकिंग आएगी वो 68% आएगी, ठीक है। BCC में जो पैकिंग है वो कितनी है, 68% है, और बाकी जो है कितने परसेंट रिमेनिंग हो गया, 32, है ना। 32% आपकी एम्प्टी स्पेस है, ये वर्ड्स है। फिर उसमें आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, उसमें 52% आपकी 52.4% आपकी पैकिंग है, यानी आधा ये इसमें पैकिंग है और बाकी सब खाली है। इस पे आधारित आपके सवाल भी हैं, सवाल भी देखिएगा। और नेक्स्ट थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। डिफेक्ट क्या हो सकता है, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन। क्या हो सकता है डिफेक्ट, जो क्रिस्टल का जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उसमें यदि थोड़ा भी डेविएशन आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है या कुछ इरेगुलरिटी हो रही है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे या उसको इम्परफेक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एनी डेविएशन डेविएट यानी इधर उधर होना, ठीक है। एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम या आयन या कोई भी मॉलिक्यूल है इन crystal is called imperfection या उसको डिफेक्ट बोलेंगे। ये भी दो तरह के होते हैं, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। दो तरह के होते हैं डिफेक्ट भी। पहला आपका क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या हो गया कि जो आपका कोई भी एटम है या रिमूव हो गया है या ऐड हो गया है स्पेस से, तो उस तरह का कोई डिफेक्ट आता है तो क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट आएगा, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। पॉइंट डिफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज
defined as irregularity लिखिए, या इसको डेविएशन आप लिख सकते हैं, कोई भी शब्द आप यूज कर जो आपके लिए आसान हो। इज डिफाइंड एज irregularity or deviation from ideal arrangement जो आइडियल उसका जो एक अच्छा अरेंजमेंट था उसमें जरा भी डेविएशन आता है, किसमें? उसके पॉइंट्स के अरेंजमेंट में। ठीक है, जो पॉइंट्स है उसके अरेंजमेंट में किसी भी तरह का या उसमें ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, तो इस तरह के अरेंजमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट इज डिफाइंड एज ए irregularity or deviation from ideal arrangement of atoms in a crystal. Ideal arrangement of atoms या molecule या ions in a crystal. ठीक है, फिर लाइन अरेंजमेंट क्या है? अब कोई भी लाइन आपकी चल रही है, अब देखिए कोई भी एक एडिशनल लाइन आ गई कि नहीं आ गई? ये थी, ये देखिए ये लाइन आपकी एक्स्ट्रा आ गई है ना। तो इस तरह का कोई डिफेक्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज ए irregularity or deviation from ideal arrangement in entire row of lattice. ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट, ऊपर की लाइन को रिपीट करिए, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एंटायर रो। एक वर्ड यूज करिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एंटायर यानी पूरी रो, इन एंटायर रो ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। तो क्या बोलेंगे आप? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट भी कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, और स्टोकियोमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को और भी दूसरे नाम बोलते हैं। एक हो गया थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या इंट्रिंसिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक भी बोलते हैं या आप इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो तीनों नाम है, तो तीनों नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट डिफेक्ट 2 तरह का हो गया, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। जो स्टोकियोमेट्रिक है उसको आप थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो खास चीज है, जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, if the defect in the crystal are such that the ratio between the cation and the anion is the remains same and represented by molecular formula, the defect is called stoichiometric defect. ठीक है, इसमें जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उनका रेशियो समान होता है। ठीक है, किस तरह से? ये आपका है, जो एनायंस होते हैं वो जनरली लार्ज इन साइज होते हैं और जो कैटायन होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। अब
जो नेक्स्ट आएगा वो छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो इस तरह से इसमें जो कैटायंस और एनायंस का रेशियो है वो सेम होता है। द रेशियो ऑफ दोनों का रेशियो होता है, कैटायंस और एनायंस का रेशियो समान होता है। अब ये जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो भी दो तरह का होता है। कौन सा होता है? एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है। एक है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो गया? वैकेंसी यानी खाली करना स्थान को, ठीक है, कि वेकेंट कर देना। यहाँ से ये जो है आपका आयन रिमूव कर गया, ठीक है, वेकेंट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? किस तरह का डिफेक्ट बोलेंगे? वेकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज वेकेंट। कुछ ऐसे भी क्रिस्टल लैटिस होते हैं जहाँ पर स्पेस वेकेंट होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। दिस जनरली अराइजेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विच रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी। अब जब आयन निकल गया तो क्या होगी? उस क्रिस्टल की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और ये डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है? जब सराउंडिंग से कुछ हीट ले लेता है और आयन वहाँ से जो स्पेस है उसकी वहाँ से वो रिमूव कर जाता है। तो इस तरह से जो आपका क्रिस्टल में डिफेक्ट जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं आप? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल से क्या समझते हैं? कि आपकी जो स्पेस है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कोई आपका पार्टिकल आ जाए। ठीक है, इंटरस्टिशियल पोजीशन इसको बोलते हैं। तो इससे जो आपका एक एडिशनल आ गया, तो इससे जो आपका डिफेक्ट जनरेट हुआ वो क्या बोलेंगे आप? उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। द पार्टिकल प्रेजेंट इन दीज वैकेंसीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल। जो वैकेंसी खाली है उसमें जो पार्टिकल आ गया उसको आप क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। एज द नंबर ऑफ द पार्टिकल विद इन द क्रिस्टल इंक्रीजेज, अब चूंकि यहाँ पे एक ऐड हो रहा है पार्टिकल, ठीक है, एडिशनल है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी क्रिस्टल की? वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। दोनों ही जो डिफेक्ट होते हैं आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट कि बोथ डिफेक्ट, जो वैकेंसी डिफेक्ट बताया और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया, दोनों किस में ही पाए जाएंगे? नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाए जाएंगे। आयनिक सॉलिड में ये नहीं पाया जाएगा, नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाएगा। आयनिक सॉलिड में फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। नॉन आयनिक सॉलिड में ये आपका पाया जाएगा कौन से? हाँ, और शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉटकी डिफेक्ट, इसमें जो डिफेक्ट आता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव आया जाएगा उतना नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि इसमें जो रिमूवल ऑफ पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, ठीक है, दोनों का रिमूवल होता है वो सेम होता है। जितना पॉजिटिव जाएगा उतना नेगेटिव जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज मेंटेन बिकॉज द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इज सेम। अब चूंकि यहाँ पर भी रिमूवल हो रहा है, इज द मास डिक्रीजेस, ठीक है, रिमूवल आयन का हो रहा है, इसलिए मास डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम रिमेन द सेम। मास इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, और वॉल्यूम जबकि सेम होगा। फिर नेक्स्ट है आपका अब किस तरह के कंपाउंड में ये एग्जिबिट होता है, हाईली आयनिक, जो मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है, जैसे NaCl है, जो हैलाइड्स आपके हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो या पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, उन सब में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस तरह का जो डिफेक्ट है वो शॉर्टकी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें जो आयन है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये एक तरह से जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उनका एक कंबाइंड रूप है। उसने जगह खाली की और जगह खाली करके वो कहाँ किस पोजीशन पे चला गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड द इंटरस्टिशियल साइट इज द न्यू। जो वैकेंसी साइट है वो तो आपकी पुरानी हो गई, और जो रिमूव करके नई जगह पे गया वो क्या आ गया, आपका इंटरस्टिशियल साइट आ गया। यहाँ पर भी जो आयंस है वो क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि जितना आपका जो आयन निकला वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला गया, तो बाहर तो नहीं जा रहा ना, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इसकी वजह से जो स्टोक्योमेट्री है वो क्या है, उनकी मेंटेन है। स्टोक्योमेट्री से क्या समझते हैं, इनका जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो रेशियो है वो आपका बराबर है, ठीक है। स्टोक्योमेट्री तब डिस्टर्ब होती है जब इनका जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है उनका रेशियो है वो डिस्टर्ब होता है, तब ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक हो जाता है। अब इसमें जो उदाहरण है वो आपके सिल्वर क्लोराइड है, उदाहरण आप नोट कर लीजिए इनके, सिल्वर क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है। अब इसमें ये क्यों पाया जा रहा है सिल्वर क्लोराइड या जिंक सल्फाइड में, क्योंकि इनका जो सिल्वर और जिंक का आयन है वो छोटा है, ठीक है। इसमें भी डेंसिटी को कोई इफेक्ट नहीं होगा, डू नॉट इफेक्ट डेंसिटी। इस फ्रैंकल डिफेक्ट को आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, दूसरा नाम भी लिख लीजिए, डिसलोकेशन, यानी अपनी जो लोकेशन है उससे वो डेविएट हो गया, इधर उधर हो गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी क्या होती है। अब जैसे आपका सिंपल देख लीजिए, नमक है, नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम आयन होता है और क्लोराइड होता है, और उसमें यदि कोई दूसरा आपका पार्टिकल आ जाए, सीजियम आ जाए, स्ट्रोंशियम आ जाए, तो क्या हो गया, वो इम्प्योर हो गया। अब यदि आपने उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके फिर से क्रिस्टलाइज किया, तो क्या है, जो इम्प्योरिटी है वो भी उस क्रिस्टल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इंट्रोड्यूस हो गई तो इसको आप क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी बोलेंगे। अब मान लीजिए कि आपका सोडियम आयन है, उसमें एक सिंगल चार्ज है, Na+ होता है, और स्ट्रोंशियम होता है, उसमें कितने होते हैं चार्ज, स्ट्रोंशियम में 2+ होता है कि नहीं। अब यहाँ पे जो स्टोक्योमेट्री है वो अलग अलग हो रही है, सोडियम प्लस निकला और इंट्रोड्यूस हो गया स्ट्रोंशियम 2+ वाला आयन है ना, वैलेंसी में डिफरेंस है कि नहीं है। अब जब वैलेंसी में डिफरेंस है तो वो कितने आयंस को निकालेगा, सोडियम के 2 आयंस को निकाल देगा बाहर,
ठीक है। अब जब सोडियम के 2 आयंस को निकाला तो उसकी जो जगह है वो एक खाली हो गई कि नहीं हो गई। इंट्रोड्यूस तो एक आयन, स्ट्रोंशियम का एक आयन हुआ। अब चूंकि वैलेंसी को मेंटेन करना था इसलिए सोडियम का 2 आयन बाहर गया। ठीक है, तो इस तरह की जो इम्प्योरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आते हैं। थोड़ा सा आपका और था क्योंकि टाइम हो गया है। इसके बाद नोट कर लीजिए आप 2 डिफेक्ट और हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 डिफेक्ट और है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या है कि कोई एनायन, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, एक एनायन निकल रहा है तो उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन स्पेस ले रहा है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जनरली किस में यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, निकल रहा है। हाँ, इसमें आपका एक रिमूव हो रहा है और उसके बदले में क्या है कि जो डिफरेंट वैलेंसी वाला आयन है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। और जब डिफरेंट वैलेंसी वाला इंट्रोड्यूस होगा इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें स्टोइकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब रहेगी कि आपका एक प्लस आयन वाला निकल रहा है तो जो डबल वैलेंसी वाला आयन इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो स्टोइकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 तरह का है, मेटल इन एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, अब यदि कभी आगे टाइम मिला और सॉलिड स्टेट पे और लेक्चर लगे तो हम ठीक से इसको और पढ़ाएंगे। ठीक है, नाउ थैंक यू वेरी मच।